हाय स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद होम क्लासेस में मैं अमित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 यूनिट 2 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से लेक्चर नंबर 7। इसमें हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। हम हालांकि पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोलिसिस और इसमें एग्जाम्पल रह गए थे, तो एग्जाम्पल के बाद हम आज देखेंगे फैराडे लॉ। तो एग्जाम्पल में अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलिसिस के कुछ एग्जाम्पल बाकी थे मैंने कहा, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं क्या, वैद्युत सेल पर वैद्युत अपघटनी शेल पर हमें पढ़ना है क्या, वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन तो हमें यह देखना है कि आज कैसे हम वैद्युत अपघटनी शेल पर वैद्युत अपघटन कराते हैं। तो मैंने ये बता रखा है कि वैद्युत अपघटन क्या होता है। वैद्युत अपघटन में होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, कोई पदार्थ लेते हैं और उसको वैद्युत अपघटनी शेल में डाल देते हैं, उसके बाद उसमें अगर विद्युत प्रवाहित करते हैं तो वो पदार्थ जो होता है वो आयनों में टूट जाता है। और आयनों पर टूटकर, मैंने कहा वो बराबर आयनों में टूटता है, धनायन और अनायन में। धनायन जो होते हैं यानी कि धनायन और ऋणायन, धनायन को कहते हैं कटायन और ऋणायन को कहते हैं एनायन। अब धनायन जो होता है वो किधर जाता है, मैंने कहा ये अपोजिट आवेश वाले यानी कि अपोजिट चार्ज के इलेक्ट्रोडों पर चले जाते हैं। अगर धनायन है तो वो किस पर जाएगा, जहां पर माइनस चार्ज होगा, और जो एनायन है वो जाएगा प्लस चार्ज पर। तो मैंने कहा कटायन जो है और एनायन है ये अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोडों पर चले जाते हैं। उसके बाद वहां से इनका ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। तो आइए देखते हैं कैसे होता है, एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं क्या, जलीय NaOH, ब्राइन जिसको जानते हैं आप, जलीय NaCl, जलीय NaCl, जलीय NaCl का वैद्युत अपघटन। जलीय NaOH लेंगे तो इसमें क्या होगा, हम NaOH अगर ले रहे हैं NaOH और इस NaCl लेना है, मैंने कहा हाँ NaCl लेना है, यहाँ पे NaCl रखा है, NaCl लेंगे और इसको क्या लेंगे, इसके साथ में H2O लेंगे। अब हम चाहे तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिएगा पहले तो यहाँ पर Na बनेगा, क्या बनेगा, Na जाएगा OH के साथ, क्योंकि ये टूट जाता है, ये टूटता है H प्लस में और OH माइनस में, OH माइनस में, और ये टूटेगा Na प्लस में और Cl माइनस में, ये टूट जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप Na एक है और एक OH है, तो NaOH बना लेंगे, एक H और एक Cl। हालांकि यहाँ पे HCl नहीं बनेगा, H अलग हो जाएंगे और Cl अलग हो जाएंगे, तो यहाँ पर H2 और Cl2 बनेंगे, तो इसलिए ये बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करेंगे अर्थात दो मोल लेंगे, और 2 मोल जब लेंगे तो यहाँ पे बनेंगे 2Na प्लस और साथ में बनेंगे क्या, 2Cl माइनस, और साथ में ये पदार्थ जब टूटेगा तो ये क्या होगा, ये टूटेगा H प्लस में, कितने H प्लस, 2H प्लस, प्लस साथ में क्या होंगे 2OH माइनस होंगे। अब जब इतना हो जाएगा तो इसमें मैंने कहा ये ऐसे इलेक्ट्रोलाइट हैं जिनमें क्या होता है, पदार्थ का ऑक्सीकरण भी होता है, अपचयन भी होता है, यानी इसमें एक ऑक्सीकरण क्रिया और एक अपचयन क्रिया साथ साथ चलती है। ऐसी क्रियाओं को रिडॉक्स क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा और एक का अपचयन होगा। ऑक्सीकरण अपचयन की परिभाषा मैंने बता रखी है, आप इलेक्ट्रॉन को लेकर चाहे तो चलें तो इलेक्ट्रॉन से आप कंफर्म कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन परिकल्पना द्वारा, या फिर मैंने कहा ऑक्सीकरण संख्या द्वारा भी आप पहचान सकते हैं कि ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन। तो खैर आगे बढ़ते हैं अभी। अब इस सेल को यहाँ पर ये क्या लिया गया है, ये ब्राइन लिया गया है, ये पूरा क्या कहलाता है, ब्राइन कहलाता है। इसका गाढ़ा विलयन, ये गाढ़ा विलयन जो होता है वो क्या कहलाता है, ब्राइन कहलाता है। NaCl का गाढ़ा विलयन जो होता है वो क्या कहलाता है, ब्राइन कहलाता है। तो यहाँ पर हम ब्राइन ले लें या फिर NaCl का तन विलयन भी ले सकते हैं, तो वैद्युत अपघटन होगा। लेकिन अब यहाँ पर NaCl टूट चुका है, मैंने कहा अब यहाँ पर 2 क्रिया होंगी, ऑक्सीकरण और अपचयन। तो हम एनोड की क्रिया को देखते हैं, क्या देखते हैं, एनोड की क्रिया पर। तो आपको पता है कि वैद्युत अपघटनी सेल में जो एनोड होता है वो क्या होता है और कैथोड क्या होता है। मैंने बता रखा है आप लोगों को, वैद्युत अपघटनी सेल जो होती है इसमें 2 रॉड जो होती हैं ये वैद्युत अपघट्य में आधी डूबी हुई होती हैं। कैसी डूबी होती हैं, अर्ध डूबी हुई होती हैं, और इनको किसी तार से जोड़ देते हैं, बैटरी से या फिर किसी अन्य स्रोत से जोड़ देते हैं। और इस पर मैंने कहा एनोड पर जो होता है, एनोड पर कैसा चार्ज होता है, जनरली तो माइनस होता है, लेकिन किसी बैटरी से जुड़ने के कारण इसका प्लस हो जाता है। और कैथोड जो होता है इसका जनरली जुड़ने, प्लस से जुड़ने के कारण इसका कैसा हो जाता है, सॉरी माइनस से जुड़ने के कारण ये कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस से जुड़ने के कारण ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा बदलकर, और ये माइनस है तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोडों पर, विपरीत इलेक्ट्रोडों पर विपरीत चार्ज वाले आयन आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा Na कहाँ जाएगा और Cl कहाँ जाएगा। तो Na गया है प्लस में, प्लस वाला जाएगा माइनस की ओर यानी इधर की ओर जाएगा, और Cl वाला जाएगा किधर, माइनस
का है तो ये जाएगा प्लस की ओर, यानी इधर की ओर आएगा। और देखते हैं क्या होता है यहाँ पर हम लेंगे एक एनोड पर क्या होता है, एनोड पर क्या हो रहा है। तो एनोड की क्रिया अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पर हमें क्या दिखेगा, एनोड पर क्या जाएंगे, मैंने कहा एनोड प्लस का है, इस पर जाएंगे क्या, माइनस वाले चार्ज। तो माइनस कौन सा है, ये जाएगा H और ये OH। तो OH तो आपको पता है Na के साथ क्या करेगा, ये बना लेगा क्या, अब क्या कर लेगा, NaOH बना लेगा। तो हम बात करते हैं फिर भी Na को एक मिनट रोक लेते हैं यहाँ पर, अभी Cl माइनस है, तो यहाँ पर OH है और Cl है, Cl माइनस 2 है। इसका क्या होगा, यहाँ पर इसका हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हो जाएंगे, एनोड पर जा रहा है, Cl माइनस आया है, ये बन जाएगा Cl2 और साथ में क्या हो जाएंगे Cl2 और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन इसके रिमूव हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन का निकलना आपको पता है क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो एनोड पर आप देख रहे हैं कौन सी क्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है। इसी तरह अगर हम बात करें कैथोड पर, तो कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर हम लेंगे क्या, Na लेंगे और साथ में NaOH को ले सकते हैं और साथ में साथ हम जो बचा हुआ है हमारा पदार्थ क्या लेंगे, इसको H प्लस को भी ले लेंगे। तो H प्लस तो हमारे हाइड्रोजन कम है इनके पास, ये हाइड्रोजन ले लेंगे। तो यहाँ पर लेंगे क्या, Na प्लस कितने हैं 2 प्लस OH माइनस कितने हैं 2 हैं, प्लस साथ में क्या लेंगे, हमारा क्या बच रहा है H प्लस बच रहे हैं 2H प्लस। तो ये H प्लस क्या करेंगे और साथ में यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा अब इलेक्ट्रॉन का मोशन किधर की ओर होगा, इधर का Cl माइनस आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है इस इलेक्ट्रोड से किधर की ओर फ्लो करेंगे, ये इधर से इधर की ओर फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेंगे और करंट जो है वो करंट इधर फ्लो करेगी, करंट इधर की ओर आएगी और इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव करके जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, अब कैथोड की ओर जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो किसको मिल जाएंगे, अब यहाँ पे जो अपोजिट चार्ज का होगा यानी प्लस वाला आएगा, यहाँ पर जैसे Cl आया तो यहाँ पर क्या आएगा H आएगा, H प्लस में होगा, इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मूल रूप से उदासीन हो जाएगा। तो Na है, Na और OH मिलकर क्या बना लेंगे 2NaOH। हाँ, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, ये वाले ये इलेक्ट्रॉन अब तक आ चुके होंगे कहाँ पर, कैथोड पर, और कैथोड पर आने पर इनको ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को मिल जाएंगे, 2NaOH बन जाएगा यहाँ पर 2NaOH। तो ये पदार्थ जो है, हालांकि हम अभी ना लिखना चाहे तो नहीं लिख सकते, लेकिन NaOH बनता है, ध्यान रखिएगा। साथ में होता क्या है, यहाँ से हाइड्रोजन आपकी क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है, प्लस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, अब 2 एक एक के पास, दोनों के पास कम है तो यहाँ क्या हो जाएगा H2 बन जाएगी। H2 भी क्या है, गैस है, और ये भी क्या है, गैस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनोड पर कौन सी गैस बन रही है, क्लोरीन गैस बन रही है। कौन सी गैस बन रही है, ये क्लोरीन गैस बन रही है, क्लोरीन गैस। और यहाँ पर क्या है, ये हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर ग्रहण हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होना क्या होता है, अपचयन होता है, अपचयन होता है। अब अगर इस क्रिया को हम समग्र रूप से लिखना चाहें तो ओवरऑल इस क्रिया को हम क्या लिख सकते हैं, इस क्रिया के नीचे सिंबल लगाएंगे और इसके नीचे हम लिखेंगे क्या 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 लिया गया है। तो हम सारी चीजें देख सकते हैं, जो भी यहाँ पे आयनिक रूप में लिया गया है। मैंने कहा ये एक हमारी समग्र क्रिया थी, लेकिन इसमें मैंने आयनिक रूप दिखाया है। जब ये आयनों में टूट जाएंगे तो इसको आयनन कहते हैं, वियोजन की मात्रा या आयनन कह सकते हैं। और यहाँ पर एनोड पर क्रिया हो रही है और यहाँ पर क्या हो रही है, कैथोड पर क्रिया हो रही है। कैथोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर क्लोरीन मुक्त हो रही है और कैथोड पर क्या हो रही है, हाइड्रोजन मुक्त हो रहा है। इनको अगर देखना चाहे समग्र रूप से तो हम देख सकते हैं क्या बनेगा। तो हम क्योंकि हमने क्या लिया था, 2NaCl लिया था, 2NaCl लिया था, प्लस क्या लिया था, 2H2O लिया था, 2H2O। अपने बीच में इसको आयनिक रूप में बदला था, तो आयनिक रूप हम नहीं लेते हैं। अब आयनिक रूप कौन कौन सा नहीं लेंगे, जो हमने बनाया है इन्हीं से, वो नहीं लेंगे। बाकी हम जो इधर बन रहे हैं उनको हम देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर हम चाहें यहाँ से, तो Na हमने आयनिक रूप में लिया है, इधर भी Na लिया है, इसको छोड़ देंगे। क्लोरीन भी आयनिक रूप में ले रखा है, यहाँ भी ले रखा है, इसको छोड़ देंगे। H प्लस को और OH को भी मैंने ले रखा है, OH प्लस और OH को छोड़ देंगे। इलेक्ट्रॉन इधर मुक्त में इधर यूज हो गए, इनको छोड़ देंगे। बचा क्या हमारा, क्लोरीन बचा हुआ है, हाइड्रोजन बचा हुआ है और NaOH बचा हुआ है। तो यहाँ पर हुई है कौन सी क्रिया, वैद्युत अपघटन हुआ है। और आप देख सकते हैं क्या क्या बना हुआ है, 2NaOH बना हुआ है, साथ में क्या बना हुआ है, क्लोरीन बनी हुई है, प्लस क्या बना हुआ है, H2 गैस बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं। तो ये हमारी क्या हो जाती है, समग्र अक्रिया हो जाती है। तो इस तरह से वैद्युत अपघटन का उपयोग किया जाता है और इसमें विभिन्न प्रकार की गैसों का भी निर्माण होता है। पदार्थ को आयनिक रूप में बदला जा सकता है, पदार्थ को शोधित भी किया जा सकता है, अर्थात शुद्ध पदार्थ भी प्राप्त किया जा सकता है, और धातुओं का निष्कर्षण भी आसानी से किया जा सकता है।
तो आगे बढ़ते हैं। ये हो जाता है हमारा क्या, वैद्युत अपवर्तनीय सेल, वैद्युत अपवर्तनीय सेल पर वैद्युत अपवर्तन। और मैंने वैद्युत अपवर्तन के लिए एग्जांपल किसका लिया है, तो मैंने जलीय NaOH का वैद्युत अपवर्तन करवाया है। और आप देख सकते हैं NaOH जो है वो बराबर आयनों में टूट रहे हैं, Na प्लस में, Cl माइनस में, HOH जल, क्योंकि जल में जलीय आयन टूट जाते हैं, जलीय आयन का मतलब H प्लस और OH में बदलते हैं। OH जो होता है वो Na प्लस ले लेता है, H इलेक्ट्रॉन ले लेता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है। जो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन देगा वही हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब ऐसी क्रिया कहां पर होती है, मैंने इसके बारे में बात की। तो मैंने कहा एनोड पर क्या हो रहा है, क्लोरीन आएगा जो कि माइनस वाला होता है, इस पर प्लस चार्ज होता है। एनोड पर प्लस चार्ज होता है, लेकिन इस पर आएगा कौन सा, ऋण आवेश वाला यानी माइनस चार्ज वाला। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, क्लोरीन अणु बन जाता है और साथ में इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण। अब यही इलेक्ट्रॉन प्रवाह करके इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं। किधर जाते हैं, कैथोड की ओर। और कैथोड पर क्या होता है, NaOH होते हैं, Na प्लस और OH माइनस, साथ में H प्लस होते हैं, जो कि H प्लस इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, Na और OH क्या कर लेते हैं, क्षार बना लेते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। ये आपने नेल्सन सेल में भी पढ़ा होगा, 11th में आपको मिलेगा ये, तो 11th में मिल चुका होगा, आपने इसको पढ़ रखा होगा, नेल्सन सेल था। और इस बार शायद सिलेबस से हटा हुआ है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, प्लस यहाँ पे NaOH बन जाता है और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन से मुक्त हुए थे अब एनोड से कैथोड की ओर आ चुके हैं, ये लेकर क्या कर लेगी, हाइड्रोजन गैस बना लेती है। इस तरह से हमारी समग्र क्रिया वैद्युत अपवर्तन प्राप्त हो जाती है और दो गैसें यहाँ पर रिलीज हो जाती हैं, साथ ही साथ NaOH का निर्माण भी हो जाता है। अब आते हैं हम, अगला टॉपिक हमारा कौन सा होगा, फैराडे लॉ। तो फैराडे नियम क्या कहता है, इसके बारे में अब जानेंगे। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। वैद्युत अपवर्तन मैंने बता रखा है, वैद्युत अपवर्तन क्या होता है, वैद्युत अपवर्तनीय सेल में होता है। और होता क्या है, इसमें कोई अपघट्य ऐसा लेते हैं जो कि वैद्युत अपघट्य होता है, जिसमें विद्युत प्रवाहित करने पर वो आयनित हो जाता है और आयनित होकर बराबर आयनों में टूट जाता है और वो जलीय विलयन में रहकर विद्युत का संचालन आसानी से कर सकता है, क्योंकि उसमें मुक्त आयन पाए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी कि उसमें मुक्त आयन पाए जाते हैं। खैर अभी हमारा क्या है, फैराडे लॉ। तो इस टॉपिक को अब हम पढ़ेंगे। फैराडे लॉ हमारा क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो फैराडे लॉ हमारा कहता क्या है, और सबसे बड़ी फैक्ट, ये आया कब, फैराडेज लॉ, और ये आया कब, 1832 में आया। 1832 में आया। किसने दिया, माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे ने दिया। कब दिया, 1832 में दिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वैद्युत अपघट्यों का गहन अध्ययन किया। क्या किया, वैद्युत अपघट्यों का गहन अध्ययन किया और अध्ययन करके क्या किया कि किसी इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ प्राप्त हो रहा है वो कितना प्राप्त हो रहा है और साथ ही साथ उसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित की गई है, इस बात का संबंध इन्होंने अपने वैद्युत ये अपघटन वाले नियम में, वैद्युत अपघटन के नियम में अपना प्रस्तुत किया, जिसको हम क्या कहते हैं, फैराडे का प्रथम लॉ। तो इनके फैराडे के दो नियम है। फैराडे के दो नियम है। कितने नियम है फैराडेज लॉ, एक होता है फर्स्ट लॉ और दूसरा हो जाता है सेकंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ तो अगर आप समझ में आ जाता है आपके, तो सेकंड अपने आप आसानी से समझ में आ जाएगा। वो दो इलेक्ट्रोडों पर अलग अलग होगा और यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रोड के बारे में बात हो रही है, लेकिन फिर भी फैराडे का फर्स्ट लॉ। तो यहाँ देखते हैं क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। तो इन्होंने कहा क्या, मैंने कहा वैद्युत अपघट्यों का गहन अध्ययन किया। इन्होंने वैद्युत अपघट्यों का गहन अध्ययन किया और अध्ययन करके क्या प्रस्तुत किया, तो इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रोडों पर, किसी इलेक्ट्रोड पर जो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा होती है कितनी होगी और साथ ही साथ उसमें कितनी उष्मा या विद्युत धारा प्रवाहित की गई, इन दोनों के बीच में संबंध बताते हैं। तो यह नियम किसी वैद्युत अपघट्य पर, किसी इलेक्ट्रोड पर, यहां से लेते हैं, किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या प्राप्त कह सकते हैं, मुक्त या प्राप्त कह सकते हैं, तो निक्षेपित ही ले लेते हैं। निक्षेपित पदार्थ की मात्रा तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा
के मध्य क्या बताता है, संबंध बताता है, संबंध बताता है। तो ये नियम क्या बताता है, मैंने कहा इस नियम यह नियम जो है, इस नियम के अनुसार हम क्या पढ़ते हैं, किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा तथा उस पर या उसमें प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा, विद्युत धारा की मात्रा को हम क्या लेंगे, क्यू लेंगे, और निक्षेपित पदार्थ की मात्रा क्या हो जाएगी हमारी, डब्ल्यू हो जाएगी। तो ये बताता है कि किसी पदार्थ को अगर, किसी इलेक्ट्रोलाइट को अगर क्या किया गया है, उस वैद्युत वाहक सेल में डालकर उसमें विद्युत प्रवाहित की गई है, तो किसी इलेक्ट्रोड पर, किसी भी इलेक्ट्रोड, कैथोड पर या एनोड पर जो निक्षेपित पदार्थ हो रहा है वो कितना होगा और उसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित की गई है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसकी परिभाषा क्या होगी उसको देखते हैं। इस नियम में क्या बताया गया ये तो आप समझ लिया, लेकिन इसकी परिभाषा क्या होगी, तो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या होगा, किसी इलेक्ट्रोड पर वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में अपघटन की प्रक्रिया में, वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी पदार्थ की मुक्त या प्राप्त पदार्थ की मात्रा पदार्थ की मात्रा जो कि कैसी हो जाएगी, W से लिखी जाएगी, इसको ध्यान रखिए। पदार्थ की मात्रा वैद्युत अपघटन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा, यानी कि इसको हम कहेंगे क्या, क्यों, के समानुपाती होती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो वैद्युत अपघटन में, किसी वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी पदार्थ की मुक्त या प्राप्त कह सकते हैं पदार्थ की मात्रा जो कि W होती है, वैद्युत अपघटन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा जो कि क्या होती है, क्यों होती है, के समानुपाती होती है। अर्थात अतः ये समीकरण हमारी क्या बन जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं क्या, W, कैपिटल W से लिखेंगे, जो कि प्रोपोर्शनल होता है किसके, Q के। Q क्या है, W क्या है आपको पता है, Q हमारा निक्षेपित पदार्थ की मात्रा या फिर मुक्त पदार्थ की मात्रा, और Q जो होता है वो हमारा विद्युत धारा की मात्रा, या ये कह सकते हैं कि किसी एकांक समय में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा होती है, Q होती है। इसको हम लिख सकते हैं चूंकि हमारा क्या होता है, Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है I, यानी I क्या होती है विद्युत धारा की मात्रा, और T क्या होता है समय। Q बराबर होता है I इंटू T। तो I क्या होता है, जहां पर I बराबर विद्युत धारा की मात्रा, विद्युत धारा की मात्रा, और T क्या है, धारा को प्रवाहित करने में, यानी विद्युत प्रवाहित करने में लगा समय, विद्युत 1 सेकंड में, ध्यान रखिएगा इस चीज को ध्यान रखिएगा। 1 एम्पियर की धारा होगी यहाँ पर, 1 एम्पियर की, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्युत 1 सेकंड में, कितना, 1 सेकंड में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा। तो विद्युत धारा, विद्युत प्रवाहित होने में लगा समय, ये किसमें होगा, सेकेंड में होगा, पर सेकेंड, ये पर सेकेंड होगा, सेकेंड इनवर्स, और ये एम्पियर होगा, 1 एम्पियर पर एम्पियर की बात हो रही है यहाँ पर। 1 एम्पियर की धारा और 1 समय में जो लगेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा।
तो इस फार्मूले को अगर हम इस Q की वैल्यू अगर हम रख दें इस वाले समीकरण में, तो पहली बात तो ये प्रोपोर्शनल अगर हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल से हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पर आप स्थिरांक लगाएंगे Z, क्या लगाएंगे, Z स्थिरांक लगाएंगे। तो इसको थोड़ा मिटाते हैं हम, ये डेफिनेशन दिख रही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप नोट कर चुके होंगे, इसके आगे बढ़ते हैं हम फैराडे के बारे में बात करते हैं। अब क्योंकि इस वाली समीकरण को अगर हम इसको अगर मान ले, ये फर्स्ट मान लेते हैं और ये सेकंड मान लेते हैं, तो इस समीकरण को अगर हम इसमें पुट कर दें और इसका पहले मान रख लेते हैं, तो W बराबर क्या है हमारा, W बराबर हो जाएगा Z इंटू Q, और Q का मान हमें पता है, Q का मान भी डायरेक्ट रख देते हैं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, Q क्या है, ये प्रोपोर्शनल हटाया है, बराबर लगाया है, प्रोपोर्शनल लगाया है, तो Z क्या है, एक नियतांक है, यहाँ पर फैराडे नियतांक कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, फैराडे नियतांक। गुड़े Q की जगह पे क्या रखेंगे, IT, क्या रखेंगे, Q इंटू I इंटू T। तो जहां Z क्या है, जहां Z बराबर फैराडे नियतांक, फैराडे नियतांक, या इसको हम और क्या कह सकते हैं, तुल्यांक पदार्थ की एक फैराडे तुल्यांक होता है, क्या होता है, तुल्यांक। तो इसको हम क्या लिखेंगे, जहां ये फैराडे नियतांक हो जाता है, या इसकी को हम कहते हैं वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो ये क्या होता है, ये जो होता है तुल्यांक पदार्थ, जो Z होता है वो तुल्यांकी पदार्थ और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा जो एम्पियर एक फैराडे के बराबर होती है। यहाँ पे Z बराबर क्या होता है, तो Z बराबर जनरली होता है हमारा E अपान 96,500, E अपान 96,500। तो इसको हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर Z क्या हो जाएगा, तो इस Z को हम क्या लिख सकते हैं, Z बराबर होता क्या है वो सुनिएगा, तो Z बराबर होता है E अपान 96,500, या इसको एक्यूरेट अगर हम मानते हैं तो ये हो जाता है E अपान 96,485 होता है। जहां पर E क्या होता है, E हमारा जो होता है वो पदार्थ का तुल्यांकी भार होता है, क्या होता है, तुल्यांकी भार होता है, तुल्यांकी भार होता है। और जो ये 96,500 होता है, इसको 1F बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये एक फैराडे होता है, एक फैराडे, और एक फैराडे कहां से आता है, तो ये होता है पदार्थ इलेक्ट्रॉन के एक मोल में, एक मोल तथा उसके आवेश का अनुपात होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश बटे उसमें आवेश बटे उसका एक मोल, यानी एक मोल कितना होता है तो आपको पता है, और आवेश कितना होता है तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 होता है, ये होता है, और ऊपर क्या हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। तो इन दोनों का जो अनुपात होता है वो हमारा क्या हो जाता है, एक फैराडे हो जाता है, और ये फैराडे ही हमारा क्या हो जाता है, हमारा विद्युत धारा की मात्रा होती है, जिसको हम किसमें मापते हैं, फैराडे में मापते हैं। तो ये आपको पता चल गया। अब इस वैल्यू को अगर हम रख दें किसमें, इस वाली समीकरण में, तो हमारा समीकरण क्या बन जाएगी, ये समीकरण मान लेते हैं तो वो थर्ड हो जाएगी, 1 2, हाँ ये थर्ड मान लेते हैं, और थर्ड समीकरण में ये फोर्थ मान लेते हैं, ये समीकरण अगर मान लेते हैं क्या हम फोर्थ, तो फोर्थ समीकरण को समीकरण 4 का मान समीकरण थर्ड में रखने पर क्या आ जाएगी, समीकरण हमारी प्राप्त हो जाएगी, W बराबर Z की जगह हो जाएगा क्या, E अपान 96,500 आप मान लेते हैं, कैलकुलेशन के लिए हम जनरली ये रख लेते हैं 96,500, अदरवाइज होती वैल्यू इसकी ये है, और ये बराबर इंटू क्या हो जाएगा, इंटू I इंटू T। अब ये समीकरण बन जाती है, जहां पर आप इसकी जगह आप क्या रख सकते हैं, 1 फैराडे भी रख सकते हैं, और यदि इलेक्ट्रोड पर 1 सेकंड में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यदि I बराबर 1 एम्पियर और T बराबर 1 सेकेंड, तो समीकरण हमारी ये क्या हो जाएगी, ये समीकरण हमारी फिफ्थ बन जाती है, फिफ्थ, और ये समीकरण बन जाएगी किसमें, यानी इसको हम सीधे इसको जेड ही मान लेते हैं, अगर
तो इसकी वैल्यू हो जाएगी W बराबर हो जाएगा किसके, Z के। तो ये हमारा Z ही था, तो ये सीधे इतना ही बचेगा और ये बचेगा क्या, E बराबर Z के। यानी हम ये कह सकते हैं अतः जो किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा होती है वो उसके तुल्यांकी भार के बराबर होगी। कब, जब एक सेकंड में 1 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो क्या हो जाएगी, किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की जो मात्रा होगी वो क्या होगी, उसके तुल्यांकी उसके वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। और ऐसा कब होगा, जब 1 सेकंड में 1 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो ये आपकी समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इसको नोट कर लीजिएगा। यहां से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन क्या आते हैं कि अगर आपसे बता देगा कि कुछ विद्युत धारा कुछ समय तक प्रवाहित की जा रही है किसी इलेक्ट्रोड पर, और वहां पर जो धातु पदार्थ है उसका अणुभार आपको दिया जाएगा। अणुभार, ये तुल्यांकी भार क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तुल्यांकी भार जो होता है किसी पदार्थ का अणुभार बटे उसकी संयोजकता कह सकते हैं, संयोजकता। या अगर ऐसे नहीं निकलती तो ऑक्सीजन संख्या का अंतर ले लेते हैं, जिसको आप एन फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, एन फैक्टर कहते हैं। तो अणुभार बटे संयोजकता कह सकते हैं, या अणुभार बटे अम्लता या क्षारकता कह सकते हैं, या अणुभार बटे ऑक्सीकरण संख्या कह सकते हैं, या फिर अणुभार बटे उसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन भी आता है। KMnO4 के लिए तो कभी भी परिवर्तन नहीं ले लिया जाता है, तो इसको एन फैक्टर कहते हैं। तो अणुभार बटे एन फैक्टर हो जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा हमारा। मैंने कहा इसमें अगर आपको निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, मान लिया कि एक कोई कॉपर है, कॉपर को विद्युत बट में डालकर उसको क्या किया गया है, इसमें विद्युत प्रवाहित की गई, तो कॉपर की कितनी निक्षेपित पदार्थ की मात्रा होगी ये डिपेंड करेगा उसमें विद्युत धारा कितनी दी गई है और कितने समय तक दी गई है, प्लस उसका कितना तुल्यांकी भार होगा। कॉपर है या सिल्वर है, जो भी पदार्थ निक्षेपित हो रहा है उसकी मात्रा इस पर डिपेंड करती है। ये हो जाएगा फैराडे का प्रथम नियम। तो प्रथम नियम क्या कहता है, आपको पता है कि ये बताता है कि निक्षेपित पदार्थ की जो मात्रा होती है किसके समानुपाती होती है। तो ये फैराडे नियम की समीकरण हो जाती है, ये सरल समीकरण है इसकी, फैराडे नियम की समीकरण होती है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके न्यूमेरिकल बच रहे हैं, न्यूमेरिकल करते हैं अगले लेक्चर में, लेकिन इसके अलावा हम सेकंड लॉ भी देख लेते हैं अभी। तो एक चीज तो अभी आपने देखी कि अगर फैराडे का लॉ क्या कहता है, तो ये बताता है कि निक्षेपित पदार्थ की मात्रा जो होती है Z इंटू आई और इंटू टी पर डिपेंड करती है, ये होती है। लेकिन मैंने कहा अगर आई एम्पियर की धारा को 1 मान ले और गुणे टी को भी 1 मान ले, तो हमारा जो ये विद्युत धारा की मात्रा आएगी वो क्या आएगी, Z आएगी। अर्थात ये बराबर हो जाएगा किसके, W बराबर हो जाएगा Z के। तो Z जो होता है हमारा क्या होता है, रासायनिक तुल्यांक होता है, जिसको हम स्थिरांक कहते हैं। तो जो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा है वो रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है, ऐसा मैंने बताया। अब आगे बढ़ते हैं फैराडे का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ फैराडेज। सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे ये क्या कहता है, तो ये क्या कहता है, ये दो इलेक्ट्रोडों को लेकर कहा गया। ये दो इलेक्ट्रोड लिए गए, कोई दो इलेक्ट्रोडों पर, दो भिन्न इलेक्ट्रोडों पर अगर भिन्न इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ की निक्षेपित मात्रा जो होगी वो अगर विद्युत धारा की मात्रा बराबर प्रवाहित की जा रही है, तो उसमें निक्षेपित पदार्थ की मात्रा भी क्या होगी, भिन्न भिन्न होती है, ये आपको ध्यान। तो आगे बढ़ते हैं, दो भिन्न इलेक्ट्रोडों पर दो भिन्न इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित विद्युत प्रवाहित करने पर समान विद्युत धारा की मात्रा, दो भिन्न इलेक्ट्रोडों पर समान विद्युत धारा की मात्रा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त पदार्थों की मात्राएं, ये भिन्न मात्राएं भी कह सकते हैं कि मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती
होती हैं। ये आपको पढ़ना है क्या, सेकंड लॉ। तो दो भिन्न इलेक्ट्रोड लिए गए हैं, क्या लिए गए हैं, दो भिन्न इलेक्ट्रोड लिए गए हैं। विद्युत धारा की मात्रा हम समान प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा है वो भी क्या हो रही है, वो भिन्न भिन्न प्राप्त हो रही है। लेकिन वो किस पर डिपेंड करेगी, तो वो पहले पदार्थ का जो तुल्यांकी भार होगा वो बताएगा कि कितना पदार्थ वो निक्षेपित होने वाला है, और दूसरा जो पदार्थ है उसके तुल्यांकी भार बताएगा कि दूसरा वाला पदार्थ कितना निक्षेपित होने वाला है। तो यहां से अब आगे हम लेंगे, जैसे कि हम बात करें अगर निक्षेपित पदार्थ की मात्राओं को किसमें लिया गया है, तो दो भिन्न इलेक्ट्रोडों पर, मैंने कहा दो भिन्न इलेक्ट्रोडों पर, दो भिन्न इलेक्ट्रोडों पर यस लगाते हैं। जो पदार्थ 1 है W1 अपान W2 ये बराबर होगा किसके, इसके तुल्यांकी भारों के समानुपाती E1 अपान E2 के। यानी जो एक पदार्थ है उसकी कितनी मात्रा निक्षेपित हो रही है ये उसके तुल्यांकी भार पर निर्भर करेगा, और जो दूसरा पदार्थ प्राप्त हो रहा है वो डिपेंड करेगा कि उसका तुल्यांकी भार कितना होगा। तो ये आप जान चुके हैं, और क्योंकि आपको ये इतना पता ही है कि तुल्यांकी भारों को हम कैसे लिख सकते हैं, तुल्यांकी भारों को हम कैसे लिख सकते हैं ये देखेंगे आप हम। जैसे कि अभी हमने W बराबर बताया, अभी फर्स्ट लॉ में आपने पढ़ा है W बराबर Z इंटू I इंटू T। तो अगर हम इस पदार्थ की निक्षेपित मात्रा को अगर हम रख दें तो ये किसके समानुपाती होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं, या इस नियम को रखिएगा, अगर W1 है तो इसको हम क्या रखेंगे, Z इंटू I इंटू T, यानी Z1 I T, और W2 है तो इसके लिए हम क्या रखेंगे, Z2 इंटू I इंटू T, क्योंकि ये तो स्थिरांक ही है लेकिन हम मात्राएं अलग अलग पदार्थों के लिए ले रहे हैं, इसलिए हम 1 और 2 ले रहे हैं। तो ये हमारे समीकरण बन जाएगी। इसको हम क्या लिखते हैं, या इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे, W1 के स्थान पर ये वैल्यू रख देंगे, W1 के स्थान पर कौन सी वैल्यू रखेंगे, ये वाली, और W2 के स्थान पर क्या रखेंगे, ये वाली रखेंगे। तो हमारे जो E1 अपान E2 आएगा वो क्या हो जाएगा, Z1 इंटू I इंटू T, और बटे क्या हो जाएगा, Z2 इंटू I इंटू T। तो ये हमारी समीकरण बन जाएगी सेकंड लॉ की। तो ये हमारा सेकंड लॉ है, और ये इसी का व्याख्या कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पर जो Z है, अगर इसमें एम्पियर की धारा हम कितनी प्रवाहित करें और T कितनी प्रवाहित करें तो ये डिपेंड करता है। लेकिन इसको हम कैसे और लिख सकते हैं, इसको शाब्दिक रूप में कैसे लिखेंगे, इसको यहाँ पर देखिएगा, इसका शाब्दिक रूप क्या हो जाता है, तो पदार्थ की मात्रा, यानी कोई एक पदार्थ हम लेते हैं, मान लो मैंने कॉपर ले लिया और सिल्वर ले लिया। कॉपर क्या है, कैथोड एनोड का कार्य करेगा, और सिल्वर जो है वो एनोड का कार्य करेगा। मैंने कहा एक कॉपर ले लिया पदार्थ, और दूसरा क्या ले लिया, एक ले लिया क्या, सिल्वर ले लिया, Ag ले लिया। तो यहाँ पर क्या होगा, जो कॉपर की पदार्थ की मात्रा आएगी और जो सिल्वर की मात्रा आएगी वो इनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होगी। ये जो होगा W ये बराबर होगा किसके, E के, कॉपर के, और W1, और ये अगर माने हैं W2 तो ये बराबर होगा E2 के, इसके तुल्यांकी भार के। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पदार्थ इसका समीकरण को हम लिख सकते हैं क्या, अगर इसको चाहें तो ये W1 यानी पदार्थ एक की मात्रा जो होगी वो पदार्थ एक के तुल्यांकी भार के समानुपाती, और पदार्थ 2 जो है वो पदार्थ 2 के तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। इसको अगर हम लिखना चाहें तो इस वाले को हम यहाँ पे भेज दें और इस वाले को यहाँ पर ला सकते हैं, ये वाला। इसको आप क्या करेंगे, W1 को अगर आप W2 को भेजना चाह रहे हैं तो यहाँ भेज दीजिएगा। तो ये इसको हम क्या लिखेंगे, W1 क्या है, जहां, चलिए ऐसे लिख लीजिएगा, पदार्थ हम इसको A मान लेते हैं, इस पदार्थ को A मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं। पदार्थ A का के निक्षेपित पदार्थ A का द्रव्यमान, ये निक्षेपित पदार्थ है, ध्यान रखिएगा, बटे पदार्थ, इसको B माना है, B का द्रव्यमान, ये निक्षेपित है, निक्षेपित लिख सकते हैं आप यहाँ पर, निक्षेपित पदार्थ A और निक्षेपित पदार्थ B, इसका बराबर हो जाएगा ये क्या, तो इसमें तुल्यांकी भार के, यानी इसके तुल्यांकी पदार्थ A का पदार्थ A का तुल्यांकी भार बटे हो जाएगा पदार्थ B का तुल्यांकी भार, ये हो जाएगा। तो इस वाले समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी निक्षेपित पदार्थ A का द्रव्यमान जो होगा वो निक्षेपित पदार्थ A के तुल्यांकी भार के बराबर होगा, और निक्षेपित पदार्थ B जो है वो उसका द्रव्यमान जो होगा वो निक्षेपित पदार्थ B के
समानुपाती होगा। अगर इसको आप लिखना चाहें तो मैंने कहा ये पदार्थ बी को अगर आप यहाँ भेज रहे हैं तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, अर्थात समीकरण हमारी जो अगली बनेगी वो उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को, या यहाँ पे देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं निक्षेपित पदार्थ, निक्षेपित पदार्थ कौन सा है, ए का द्रव्यमान, ए का द्रव्यमान बटे, अब इसको मैंने कहा यहां पर लाते हैं, बटे पदार्थ का पदार्थ ए का तुल्यांकी भार, और यह बराबर होगा किसके, निक्षेपित पदार्थ, क्योंकि ये तो ऊपर जाएगा, निक्षेपित पदार्थ ए का द्रव्यमान बटे पदार्थ, सॉरी ये बी है, ये बी होगा, बी, और निक्षेपित पदार्थ बी का तुल्यांकी भार। तो ये हो जाता है समीकरण, आपकी दो तरीके की समीकरण प्राप्त हो जाती हैं। आप समीकरण ये कौन कौन सी हैं, इनको आप इकट्ठे अगर नोट करना चाहें तो भी नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा। मैंने कहा चाहे आप, सेकंड लॉ क्या कहता है, मैंने कहा दो भिन्न इलेक्ट्रोडों पर समान विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉनों पर प्राप्त जो पदार्थ होगा, पदार्थों की मात्राएं उनकी क्या होंगी, उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होंगी, यानी W1 बराबर होगा E1 के और W2 बराबर होगा E2 के, क्योंकि दो भिन्न इलेक्ट्रॉन है तो W1 अपान W2 हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा E1 अपान E2 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि W1 बराबर हम Z I और T लिख सकते हैं, तो या फिर इसको अभी इसको ऐसे लिख सकते हो, ये निक्षेपित पदार्थ है, इसको A मान लिया है और इसको मान लिया B, तो निक्षेपित पदार्थ A का द्रव्यमान बटे निक्षेपित पदार्थ B का द्रव्यमान बराबर होगा किसके, पदार्थ A का तुल्यांकी भार बटे पदार्थ B का तुल्यांकी भार। इनको चेंज करके हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको मैंने कहा इन सब चीजों को हम ऐसे इस तरह से भी रख सकते हैं। इस समीकरण को देखिएगा जनाब, एक बार में दोनों हम लिख दे रहे हैं एक साथ, तो हमारा जो ओवरऑल समीकरण, हमारा जो सूत्र बन जाएगा, सेकंड लॉ जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, इकट्ठे लिख देते हैं, W1 बटे W2 बराबर होगा E1 अपान E2 के, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं W1 अपान E1 बराबर W2, ये 2 है, W2 बटे E2। तो एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा मैंने कहा अगर इसकी वैल्यू रख देते हैं, इसकी वैल्यू अगर W1 और W2, W बराबर ZIT रखने पर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा समीकरण जो प्राप्त होगी, E1 बराबर E1 बटे E2, ये बराबर हो जाएगा Z1 इंटू I इंटू T बटे Z2 इंटू I इंटू T। तो ये दोनों समीकरण आपकी प्राप्त हो जाती हैं। ये होता है हमारा सेकंड लॉ, फैराडे का ये सेकंड लॉ हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे कहते हैं। ये होते हैं दोनों क्या, फैराडे का सेकंड लॉ। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखते हैं। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम न्यूमेरिकल की ओर, जो कि हमारा होगा अगले लेक्चर में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और फैराडे का लॉ अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं आप नोट्स भी बनाते होंगे, और नोट्स बनाते भी रहिए, क्योंकि आगे प्रैक्टिस भी करनी है और न्यूमेरिकल को साथ में लेकर चलना है। तो अब लेकर आते हैं अगले लेक्चर में इसके कुछ न्यूमेरिकल फैराडे से संबंधित। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।